तो कहानी की स्टार्ट बी नाम की एक बच्ची को दिखाते हुए होती है, जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ पर बहुत ही खुश थी। वो बताती है कि उसकी माँ यहाँ पर उसे रोज एक कहानी सुनाया करती थी, जिनसे उनका कोई भी मतलब नहीं था, बस वो मेरे साथ अपना आखिरी समय बिताना चाहती थी। जी हाँ, जल्दी यहाँ पर बी की माँ कैंसर की वजह से हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। बी अब इस सदमे को सहन नहीं कर पाती और फिर अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए चली जाती है। यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बी अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो न्यूयॉर्क में अपनी दादी के पास छुट्टियां बिताने के लिए आती है। बी की दादी उसको अपने घर में लाकर उससे बातें करने की कोशिश करने लग जाती है, क्योंकि ये वही घर है जहाँ पर बी ने अपनी मॉम के साथ अपना बचपन बिताया था। बी की दादी को यहाँ पर पता होता है कि इस घर में आते ही बी को अपनी माँ की याद जरूर आएगी। अब दादी बी को उसके कमरे में ले जाकर बचपन में उसके द्वारा बनाए गए उसकी पेंटिंग को उसे दिखाती हैं। लेकिन अब यहाँ पर बी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी दादी को रोकती है और उन्हें बताती है कि मैं अब ये सब कुछ नहीं करती। अब कहीं न कहीं यहाँ पर बी इन सब चीजों को जानबूझकर देखकर इग्नोर कर रही थी, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर उसे अपने पास्ट का याद दिलाता था। तब यहाँ पर उसकी दादी थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील करने लगती है, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बी को यहाँ पर कंफर्टेबल फील करवाए, जिससे कि बी यहाँ पर अपने दिल की बात उनसे शेयर कर सके। अब यहाँ पर उसकी दादी बी को बताती है कि हमें तुम्हारे डैड से मिलना चाहिए। दरअसल बी के डैड को यहाँ पर दिल की बीमारी होती है, इसलिए वो एक लंबे समय से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। बी हॉस्पिटल में पहुंचकर अपने डैड से मिलती है। उसके डैड बीमार होने के बावजूद भी बी के सामने इस तरह से रिएक्ट करते हैं मानो उन्हें कुछ यहाँ पर हुआ ही ना हो, वो बस अभी उसके साथ घर चल देंगे। बी के डैड बी को देखकर समझ जाते हैं कि बी के मन में यहाँ पर एक डर है, कहीं वो उसकी मॉम की तरह छोड़कर उसे चले तो नहीं जाएंगे। लेकिन उसके डैड उसे बताते कि वो इतनी आसानी से उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। बी अब हॉस्पिटल से वापस अपने घर पर आ जाती है। तभी शाम को अचानक से महसूस होता कि उसके घर में कोई तो है, इसलिए वो अपने घर में छानबीन करने लग जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तभी उसे अचानक से एक अलमारी के अंदर से आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही वो अलमारी को चेक करने के लिए खोलती है, तभी कोई चीज अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। अब आखिरकार ये क्या चीज है और इसका मकसद क्या है और ये बी के पीछे क्यों पड़ा है, ये हमें आगे पता चलेगा। तभी अचानक से बी को उसी अलमारी के अंदर एक वीडियो कैमरा दिखाई देता है, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर चार्ज ना होने की वजह से वो बंद पड़ गया था। इसलिए बी यहाँ पर उस कैमरा के चार्जिंग केबल को लेने के लिए जाती है। तभी आते वक्त यहाँ पर बी नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बी बहुत ही तेजी से घर की ओर बढ़ने लग जाती है। घर पहुँचते ही यहाँ पर वो घर के बाहर एक डॉल को नोटिस करती है। जैसे ही बी यहाँ पर उसको आवाज लगाती है, वो डॉल वहाँ से भाग जाती है। अब उसका पीछा करते हुए यहाँ पर बी अपने घर के ऊपर रूम के बाहर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो डॉल पहुँची थी। बी यहाँ पर बाहर से आवाज लगाती है, लेकिन तभी एक आदमी अंदर से आवाज देकर बी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मगर बी यहाँ पर अब उसको देखना चाहती थी कि आखिरकार वो कौन है, इसलिए बी यहाँ पर एक होल से अंदर झाँक कर देखती है। तभी एक आंख यहाँ पर अंदर से उसको भी देखती है, जिससे यहाँ पर बी बहुत ही डर जाती है। ठीक उसी समय यहाँ पर उस रूम की ओनर, जो कि एक बूढ़ी औरत है, बाहर निकलकर बी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब डर के मारे यहाँ पर बी अपने घर पे चली जाती है। अब अगली सुबह यहाँ पर बी अपने पिता से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। तभी हॉस्पिटल में यहाँ पर उसे बेंजामिन नाम का एक लड़का मिलता है। अब यहाँ से बी अपने फादर के रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसके फादर एक नोट लिखकर बेडशीट की रस्सी बनाकर भाग जाने का नाटक करते हैं। लेकिन बी भी यहाँ पर अपने फादर को जानती है कि वो ऐसी मस्ती यहाँ पर करते रहते हैं। तभी बी यहाँ पर अपने सामने वाली अलमारी को खोलती है, जिसमें उसके फादर यहाँ पर छुपे होते हैं। दरअसल बी के फादर यहाँ पर अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि अपनी माँ के गुजर जाने के बाद बी कभी भी यहाँ पर खुल के नहीं मुस्कुराई। अब अपने फादर से मिलकर यहाँ पर बी अपने घर पे वापस आ जाती है। शाम को यहाँ पर बी उसी वीडियो कैमरा में अपनी मॉम के साथ अपनी पुरानी वीडियो को देख रही थी। तभी उसको वहां पर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है।
जब बाहर जाकर वो चेक करती है तो देखती है कार्ल नाम का एक आदमी उसकी डॉल के साथ कहीं पर जा रहा है। अब ये उनका पीछा करना चालू कर देती है। तभी कार्ल यहाँ पर चुपके से घर में घुसकर किसी को बाहर चलने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं एक पर्पल कलर के बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को, जिसका नाम ग्लू होता है। ब्लू असल में यहाँ पर एक बच्चे से अपना मैथ बनवाने के लिए आया था। बाहर खड़ी यहाँ पर बी ये सब कुछ देख रही होती है। वो डर के मारे अपने घर की ओर भागने लग जाती है। तभी वो डॉल उसके सामने आ जाता है। अब इतना सब कुछ होते हुए देखकर बी वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद बी की आंखें उसी घर के अंदर खुलती है जहाँ पर वो डॉल रहा करती थी। वो डॉल यहाँ पर बी को अपना नाम बुसान बताती है। तभी अचानक से ब्लू वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर बी यहाँ पे डर जाती है। लेकिन ब्लू यहाँ पर उसे समझाती है, मैं यहाँ पर किसी को कुछ नहीं करती हूँ। तभी बी वहाँ पर बहुत ही सारे बच्चों की फोटो को नोटिस करती है। तभी वो डॉल यहाँ पर उसे बताती कि हम सब यहाँ पर एक इमेजिनरी फ्रेंड है। दरअसल ये सब वही किरदार है जिन्हें यहाँ पर बच्चे बचपन में अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं ताकि वो उनके साथ यहाँ पर खेल सके। और मैच मेकिंग यहाँ पर उसी का एक हिस्सा है जहाँ पर बच्चे अपने फेवरेट इफ को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अब ब्लू यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर बताती है कि कार्ल यहाँ पर उसके बचपन का इफ है, लेकिन बड़े होने की वजह से यहाँ पर बी अब उसको भूल चुकी है। वहीं पर सेम हाल ब्लू के बचपन का दोस्त जर्मनी का भी है। ये सभी लोग यहाँ पर किसी न किसी बच्चे के इमेजिनरी फ्रेंड रहे थे। अब यहाँ पर ब्लूज बी को बताती है, मैं और कार्ल यहाँ पर एक मिशन पर हैं, जिसमें यहाँ पर हम दोनों इन सभी इमेजिनरी फ्रेंड के लिए एक बच्चे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे यहाँ पर ये सब कुछ गायब होते चले जाएंगे। अब अगली सुबह यहाँ पर बी अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। तभी वो देखती है कि बिंजी यहाँ पर अपने रूम में नहीं है। वो उसके लिए फ्लावर रख कर वहाँ से चली जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि ब्लू उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल में आ गया है। बी उसे समझाकर घर वापस जाने के लिए बोलती है। हॉस्पिटल से वापस आकर यहाँ पर बी कार्ल को बताती है, मैं इस मैच मेकिंग में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन कार्ल यहाँ पर उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है। मगर बी भी यहाँ पर जिद्दी होती है। वो कार्ल से यहाँ पर कहती है, मैं एक बच्ची हूँ और मैं इस काम को बहुत ही अच्छी से कर सकती हूँ। जल्द ही कार्ल भी यहाँ पे मान जाता है और बी को यहाँ पर अपने साथ अपने ठिकाने पर लेकर जाता है। और ये वही जगह है जहाँ पर बी की मॉम उसे घुमाने के लिए लाया करती थी। ये जगह असल में एक मेला होता है जहाँ पर कई तरह के इमेजिनरी फ्रेंड रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर कार्ल सीधा बी को लुइस के पास ले जाकर उसे मिलवाता है, क्योंकि लुइस यहाँ पर सबसे समझदार होता है। लुइस अब यहाँ पर बी को बताता है कि कार्ल यहाँ पर बचपन में तुम्हारा ही क्लोन था। उसका बस एक ही मकसद था, तुम्हें यहाँ पर खुश रखना। लेकिन अब यहाँ पर तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए तुम उसे भूल चुकी हो। इसी बीच हम एक इफ को देखते हैं जहाँ पर कार्ल उससे बार बार टकराकर नीचे गिर जाता है। वहीं पर दूसरी साइड लुइस बी को बताता है, तुम अपनी इमेजिनेशन से इस जगह को चेंज कर सकती हो। और बी यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसा ही करती है। वो अपनी इमेजिनेशन से कभी वहाँ की फ्लोर तो कभी वहाँ का डिजाइन चेंज कर लेती थी। अब जल्दी वहाँ पर पार्टी का माहौल बन जाता है, जिसमें बी के साथ सभी इफ बहुत ही इंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह यहाँ पर बी अपने फादर को बताती है उसे यहाँ पर एक जॉब मिल गई है, लेकिन अपनी जॉब को लेकर यहाँ पर वो उन्हें कुछ नहीं बताती। अब घर जाते समय यहाँ पर बी बेंजामिन को एक ड्रैगन टॉय देती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें एक इमेजिनरी फ्रेंड चाहिए? जिस पर बेंजामिन हाँ बोल देता है। इसी बात से यहाँ पर खुश होकर बी कार्ल और लुइस के साथ सभी इफ का यहाँ पर इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। कुछ खास इफ को यहाँ पर सेलेक्ट करके बी हॉस्पिटल में आ जाती है और बेंजामिन को यहाँ पर अपना इफ यूज करने के लिए कहती है, लेकिन बेंजामिन को उनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगता। अब इस बात से दुखी होकर बी लुइस के पास जाती है। तब लुइस यहाँ पर उसे बताता है कि इफ की जरूरत यहाँ पर केवल बच्चों को नहीं है, बल्कि अडल्ट लोग भी यहाँ पर इफ को चाहते हैं। तभी इसी पर यहाँ पर बी को एक आइडिया आता है, क्यों न सभी इफ को उनके पुराने ओनर से मिलाया जाए। अब शाम को यहाँ पर बी अपनी दादी से पूछती है कि आप बड़े होकर यहाँ पर क्या बनना चाहती थी। तभी उसकी दादी बोलती है कि वो बड़े होकर माइकल जैक्सन की तरह डांसर बनना चाहती थी। तभी बी यहाँ पर एक ओल्ड फोटो को देखती है जिसमें वो ब्लूसम को नोटिस करती है, यानी कि दादी की एक ब्लूसम थी। इस बात से यहाँ पर बी बहुत ही खुश हो जाती है और अगले ही शाम यहाँ पे घर पे चुपके से दादी का मनपसंद का गाना लगाकर ब्लूसम के साथ वहीं पर सोफे के पीछे छुप जाती है। अब उसकी दादी गाना सुनकर अकेले ही डांस करने लग जाती है और ब्लूसम को यहाँ पर याद करने लग जाती है। अब जैसे जैसे उसकी दादी ब्लूसम को याद करती है तभी ब्लूसम के अंदर लाइट जलने लग जाती है और अब यहाँ पर फाइनली उसकी दादी ब्लूसम को देख
सकती है। अब सभी लोग इस बात से बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ब्लूज को यहाँ पर एक घर मिल गया था। दूर से यहाँ पर कार्ल ये सब कुछ देख रहा होता है और वो भी इस बात से यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद ब्लू की बारी होती है। अब जर्मनी से मिलने के लिए बी डिटेक्टिव जर्मनी की इंफॉर्मेशन पता करके ब्लू और कार्ल को अपने साथ लेकर जर्मिस से मिलने के लिए निकल जाती है। ब्लू यहाँ पर जर्मिस से एक वॉशरूम में बात करने की कोशिश करता है लेकिन ये आइडिया यहाँ पर काम नहीं आता। अब बारी है यहाँ पर प्लान 2 की, जिसमें बी जर्मी के सामने उसका फेवरेट फूड खा रही होती है। तभी यहाँ पर धीरे धीरे जर्मी भी ब्लू को याद करने लग जाता है, जहाँ पर ब्लू के अंदर भी वैसी लाइट चमकने लग जाती है जैसा ब्लूज़म के अंदर जला था। अब ये कनेक्शन यहाँ पर पूरा होने ही वाला होता है। तभी जर्मी को इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लिया जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले यहाँ पर जर्मनी बहुत ही नर्वस हो रहा था। अब ये देखकर ब्लू यहाँ पर उसके पीछे आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है कि तुम ये कर सकते हो, जिसके चलते जर्मनी की पूरी नर्वस यहाँ पर दूर हो जाती है और फाइनली यहाँ पर इनका भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से वापिस आकर ब्लू बी को गले लगा लेता है और उसकी यहाँ पर बहुत ही तारीफ करता है। अब बी यहाँ पर इस बात से बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ से सीधा जाकर अपनी दादी से मिलती है, लेकिन तभी उसकी दादी उसे बताती कि तुम्हारे पिता हार्ट सर्जरी के बाद से अभी तक होश में नहीं आए हैं। अब इस बात से यहाँ पर बी बहुत ही डर जाती है और जाकर कार्ल से मिलती है और उसे बताती है कि वो अब यहाँ पर किसी और को नहीं खोना चाहती। तब कार्ल यहाँ पर उसे समझाता है कि तुम अपने पिता के पास जाओ और उन्हें यहाँ पर अपनी स्टोरी सुनाओ। तब बी यहाँ पर जब अपने पिता के पास जा रही होती है तभी सारे इस रास्ते में खड़े होकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। अब बी यहाँ पर अंदर जाकर अपने पिता को स्टोरी सुनाती है कि कैसे यहाँ पर मैं अपनी माँ के जाने के बाद अकेली पड़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मेरे पास एक महफूज जगह थी जहाँ पर मेरे फादर ने हमेशा से मेरा साथ दिया और कभी भी यहाँ पर मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। अब ये सब कुछ बोलकर यहाँ पर बी रोने लग जाती है। तभी अचानक से उसके पिता को होश आ जाता है। अब ये देखकर यहाँ पर बी तुरंत ही अपने पिता के गले लग जाती है। ये खबर यहाँ पे वो बाकी सभी इफ को देना चाहती थी, लेकिन तभी वो देखती कि अब यहाँ पर उसे कोई भी इफ नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर बी एक गिफ्ट लेकर कार्ल से मिलने के लिए जाती है और बी यहाँ पर उसी दरवाजे के बाहर खड़ी होती है जहाँ पर कार्ल और ब्लूज़ रहा करते थे। लेकिन तभी उस रूम की ओनर आ जाती है और बी को बताती है कि बेटा इस रूम में तो कोई भी नहीं रहता। अब बी इस बात से बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पर वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर बी के फादर भी ठीक होकर घर वापस आ चुके थे। अब कुछ दिनों के बाद बी यहाँ से जाने लगती है। तभी कार में सामान रखते वक्त उसका वही बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसमें उसके बचपन का सामान रखा हुआ था। तभी यहाँ पर वो उसमें एक पेंटिंग को देखती है जिसमें बी की फैमिली के साथ एक क्लोन यानी कि एक जोकर बना हुआ था। अब ये देखकर यहाँ पर बी को सब कुछ याद आ जाता है कि कार्ल ही यहाँ पर उसका इफ है, जहाँ पर अपनी माँ के जाने के बाद बी ये सब कुछ भूल गई थी। अब बी वापस से भागकर उसी रूम में जाती है। पहले तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता, लेकिन फिर यहाँ पर वो अपनी इमेजिनेशन को यूज करती है जहाँ पर सभी लोग उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि बी के फादर ठीक उसी तरीके से गिरते हैं जैसा कि कार्ल यहाँ पर गिरा था, यानी कि बी के फादर का इफ केट है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये पूरी मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर इस स्टोरी को सुनकर आपको अपने बचपन का कोई भी खिलौना याद आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली